अमीनो एसिड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू हाइड्रोलाइज देम टू देयर रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है वो एक प्रोटीन की इकाई माना जाता है। प्रोटीन को टूटने पर उसकी इकाई अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है। तो जिस प्रकार के अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है, यदि उसका डाइजेशन होता है तो उसी प्रकार के अमीनो एसिड वापस टूट करके एक एक सिंगल अमीनो एसिड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अभी हमने पहले बात की हुई अमीनो एसिड जो है रेस्पेक्टिव प्रोटीन के अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण इन्हीं अमीनो एसिड्स के रीअरेंजमेंट के द्वारा बन जाता है। लेकिन यदि उसके बाद भी अमीनो एसिड का बचा रहता है अमाउंट, तो एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स आर एक्सक्रीटेड एज सच विदाउट एनी चेंज बाय सर्टेन एनिमल्स सच एज मोलस्क। मोलस्क में तो क्या है कि जैसे एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड है तो बिना किसी चेंज के शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीट्स माइनर अमाउंट ऑफ सम अमीनो एसिड इन द यूरिन। ह्यूमन यूरिन के अंदर मेजर अमाउंट यूरिया का होता है। ये जो अमीनो एसिड है उनका बहुत ही माइनर अमाउंट होता है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है। अमोनिया जो है मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट माना जाए। अमोनिया इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड। पहले हमने अभी बात की थी कि अमोनिया का निर्माण अमीनो एसिड से ही हो रहा है। अमीनो एसिड से अमोनिया जो बनी है वो पॉइजनस है और लो कंसंट्रेशन में विभिन्न प्रकार के प्राणियों के ब्लड में पाई जाती है। मनुष्य में ये 5 mg/100 ml ब्लड के बाद के लेवल पर ये टॉक्सिक हो जाती है। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ दिस मेटाबॉलिक कोलाइड इज ओनली 1 to 3 माइक्रोग्राम पर 100। तो अगर 1 से 3 माइक्रोग्राम पर 100 ml है जब तक ये ह्यूमन ब्लड में नॉर्मल कंसंट्रेशन कहलाती है। फिशेस डू नॉट हैव concentration of ammonia greater than 0.1 mg 100 microgram per 100 ml of blood। फिशेस में क्योंकि वाटर उनका मीडियम होता है तो वहां उनको तुरंत विसरण की प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इससे ज्यादा अमाउंट उनके अंदर अमोनिया का बढ़ता ही नहीं, क्योंकि जो अमोनिया टॉक्सिसिटी शो करती है ये ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड है उसके साथ जुड़ करके ग्लूटामाइन का निर्माण कर देती है। Glutamine is carried through the blood circulation to membrane next to the surrounding water. The gills of fishes and certain other animals were converted again to glutamine and ammonia, which is excreted into water. तो जो ग्लूटामाइन है वो जैसा ये चित्र में दिखाया गया, ग्लूटामाइन जल के साथ अभिक्रिया करके ग्लूटामिनाइज एंजाइम की उपस्थिति में जो गिल्स और किडनी में पाए जाते हैं वो ग्लूटामिक एसिड और अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जहां वो अमोनिया को विसरण की प्रक्रिया द्वारा गिल्स में बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ह्यूमन एक्सक्रीट अमोनिया इन द यूरिन इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। ये इंपॉर्टेंट है। जलीय प्राणी जो है वो सारे के सारे उसको अमोनिया को एज इट इज विसरण के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग या जो मनुष्य है उनके अंदर अमोनियम आयन के रूप में इसका एक्सक्रीशन होता है। एंड द presumably the ammonia is formed also from glutamine in the kidney। ऐसा भी माना जाता है कि जो ग्लूटामाइन से अमोनिया का निर्माण किडनी में होता है। The amount of ammonium ion excreted is not very large and there is no detectable excretion of ammonia by normal humans। अमोनिया की मात्रा जो होती है बहुत ही कम मात्रा में ये एक्सक्रीशन होता है, इसलिए डिटेक्टेबल नहीं है। The reversible reaction between ammonia and glutamic acid can be described as follows। जैसा कि हमने अभी कहा था कि ग्लूटामाइन जो है ग्लूटामाइन वाटर के साथ कंबाइन होकर के इस तरह से ग्लूटामिक एसिड और अमोनिया का निर्माण करती है और वापस ब्रेन में ये एटीपी के द्वारा कन्वर्ट होकर के ग्लूटामाइन का निर्माण करती है। मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट में सबसे जो अगर महत्वपूर्ण वेस्ट है वो है यूरिया। इट इज द मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है उसको अगर माना जाए तो ये यूरिया ही कहलाएगा। जो सभी स्थलीय जंतुओं में और जो जितने भी मेमेलियन प्राणी हैं उनके अंदर ये पाया जाता है।
It is also excreted by some animal as an end product of purine basis metabolism. प्यूरिन बेसिस मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन pyrimidine जो है वो डीएनए का मेटाबॉलिज्म है। तो प्यूरिन और प्यूरिन बेसिस मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट भी यूरिया ही होता है। यूरिया इज लेस टॉक्सिक एंड मोर सोल्यूबल इन वाटर देन अमोनिया, लेस टॉक्सिक और मोर सोल्यूबल। दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो विशेषताएं हैं, इसकी वजह से यूरिया अमोनिया से ज्यादा देर तक ब्लड में रुक सकता है। Levels between 18 to 38 mg per 100 ml of the blood are considered normal. ये 18 से 38 mg per 100 ml यदि लेवल है यूरिया का तो उसको नॉर्मल माना जाता है। In CSAR's concentration of urea as much as 2 gram per 100 ml of blood are found. CSAR के उसमें 2 ग्राम से तक ही पाई जाती है, क्योंकि जहाँ वहाँ पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो वो पानी के अंदर मिश्रण के द्वारा अमोनिया बाहर निकल सकती है। और अमोनिया, क्योंकि अमोनिया ही कन्वर्ट होती है यूरिया में, तो अमोनिया अगर रखोगी तो यूरिया बहुत कम मात्रा में बनेगा। While in freshwater shark concentration of urea was much less, freshwater shark में से भी कम यूरिया पाया जाता है, इज और 0.6 ग्राम पर 100 ml। तो जैसे जैसे एक्सक्रीटरी मीडियम उनके फेवर में होगा तो यूरिया की मात्रा कम होती जाएगी ब्लड में। This gives evidence that urea is involved in regulation of the osmotic pressure in salty sea water sharks. ये भी प्रमाण मिले हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इन साल्टी सी वाटर शार्क में ये यूरिया के द्वारा रेगुलेट होता है। इन लिवर ऑफ मैमल्स यूरिया इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमोनिया। अभी जैसा कि हमने बात की कि यूरिया अमीनो एसिड से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया जो है निर्माण है वो ये यूरिया साइकिल या ऑर्निथाइन साइकिल के द्वारा निर्माण होता है। अमोनिया इज फर्स्टली कन्वर्टेड टू कार्बामाइल फॉस्फेट। तो फर्स्ट अमोनिया जो है सबसे पहले तो कार्बामाइल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जैसे अगर इसमें बात करें हम यूरिया साइकिल की, तो यूरिया साइकिल में इस प्रकार से सबसे पहले कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण होता है। कार्बामाइल फॉस्फेट, कार्बामाइल फॉस्फेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से मिलकर के 2 एटीपी खर्च होने के बाद कार्बामाइल फॉस्फेट यूरिया साइकिल या जो ऑर्निथाइन साइकिल है उसके अंदर सिट्रोलिन के साथ, ऑर्निथाइन के साथ ऑर्निथाइन जो है उसके साथ इसका जुड़ाव होता है। ऑर्निथाइन से जुड़ के ये सिट्रोलिन का निर्माण करता है। Ammonia is firstly converted to carbon phosphate and then an enzyme called orgeanase is required to release of urea from arginine in the presence of energy is required of synthesis of urea. इसके बाद आर्जिनिन का निर्माण होता है। एस्पार्टिक एसिड इसके अंदर अमोनिया, एस्पार्टिक एसिड से अमोनिया, अमोनिया से आर्जिनिन और पायरोफॉस्फेट जो फॉस्फेट है वो एमपी एटीपी कन्वर्ट हो जाता है और ये जो आर्जिनिन है आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया का निर्माण करता है और ये आर्जिनिन वापस ऑर्निथाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ऑर्निथाइन से ही इस चक्र का शुरुआत होती है, इसलिए इसको हम ऑर्निथाइन साइकिल के नाम से भी जानते हैं।
मेजर मेटाबॉलिक वेस्ट में यूरिक एसिड को भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट माना जाता है। इट क्रिएटेड बाय द एनिमल्स व्हिच कंजर्व वाटर। पानी की जहाँ कमी होती है, जहाँ एरिड रीजन होता है, वहां पर ये यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। एट लिस्ट ड्यूरिंग पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल such as birds, terrestrial reptiles, insects, some snails, and in this case ammonia is converted into the uric acid. पहले यूरिया में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होती है, यहाँ अमोनिया कन्वर्ट हो रही है यूरिक एसिड में। इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया बट इट इज इनसोल्युबल इन वाटर। यहाँ यूरिया से एक फायदा ये था कि यूरिया भी लेस टॉक्सिक था अमोनिया से, लेकिन वो मोर सोल्यूबल था, ये लेस सोल्यूबल है, इनसोल्युबल इन वाटर। Uric acid is excreted in crystalline form mixed with but not dissolved in. तो क्योंकि insoluble है इसलिए ये excretion इसका crystalline form में होगा। Small amount of water in fowls, chickens and turkeys. Blood level of uric acid is about 5 mg per 100 ml, while insects have much as 20 mg uric acid per 100 ml. The synthesis of uric acid is a complex, energy-requiring process. Humans excrete uric acid as an end product of the metabolism of purine-based adenine and guanine metabolism. Adenine and guanine metabolism का जो है end product रूप में ह्यूमन excrete करता है यूरिक एसिड को। इसके अलावा यूरिया के रूप में उसका excretion होता है। Levels of uric acid in human blood is about 4.5 mg per 100 ml of blood, and in men and 3.5 mg per 100 ml of in women. जो हमने एक्सक्रीटरी पदार्थों के बारे में डिस्कशन किया, उसके अनुसार जंतु जो होते हैं उनको हम उनके पर्यावरण के अनुसार उनका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड किस प्रकार से एक्सक्रीट करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इनके अनुसार 3 प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। एक होता है अमोनोटेलिक, एक यूरियोटेलिक और एक होता है यूरिकोटेलिक। जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरियोटेलिक कहते हैं, और जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं उनको यूरिकोटेलिक कहते हैं। The animal of this group excrete nitrogen mainly in the form of ammonia. This is predominantly among aquatic animals. ये ज्यादातर aquatic animals या जो पानी में रहते हैं जंतु उनके अंदर पाया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर विसरण के द्वारा अमोनिया को विषैली अमोनिया होती है तो ज्यादा देर तक शरीर के अंदर रखा नहीं जा सकता, तो उसको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल दिया जाता है। Certain unicellular animals, teleosts, tadpoles, polychaete, annelid, Escherichia, mollusks, crocodiles and crustaceans, इनके अंदर ये अमोनोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। यूरियोटेलिक in these animals, nitrogen is excreted predominantly in the form of urea. ये यहाँ यूरिया के रूप में होता है। मेमल्स, एम्फीबियंस, इलास्मोब्रैंक्स और फिशेस अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है फिशेस में। और यूरिकोटेलिक animals are described as being uricoteric when nitrogen is excreted predominantly in the form of uric acid. यूरिक एसिड के रूप में अगर उत्सर्जन होता है तो वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स एंड सम गैस्ट्रोपोड्स जो हैं ये पाए जाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।